गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में है। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो समझो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्चुअल में है क्या, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द हमारे जो पूरी की पूरी जो एनर्जी जनरेशन सिस्टम जो है हमारी, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, वो सब कुछ हम लोग पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन टॉपिक आज कवर करेंगे। ओके, इट इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टू द जनरेशन पावर। ओके, तो ये जो चीजें है वो समझो कि न्यूक्लियर जो फिजन रिएक्शन जनरेशन, इट इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टू द जनरेशन पावर। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अब जो एक नया वर्ड हमको देखने को मिल रहा है, फिशन क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिशन के बारे में। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी इज द वर्ल्ड, फिशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे पूरा का पूरा टॉपिक है। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द एमिशन फ्री एनर्जी। ओके, तो ये समझो सबसे वर्ल्ड दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सोर्स है कि जो एमिशन मीन्स के जो समझो गैसेस, जो हॉट एग्जॉस्ट जो गैसेस है बराबर, कि जो हमको समझो कि अनवांटेड गैसेस जिसको बोलते हैं, कि वैसे समझो कार्बन मोनोऑक्साइड है बराबर, कि जैसे समझो कि एनओ एक्स बराबर, सल्फर डाइऑक्साइड, वो सब कुछ चीजें एमिट नहीं करता है। ठीक है, ऑमिट नहीं करता है वो। ओके, मोस्ट एफिशिएंट पावर सोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये क्या है कि समझो कि मोस्ट एफिशिएंट है, समझो कि वो कैसे है, वो हम लोग पूरा फर्दर डिस्कस करेंगे। यूज्ड इन 31 कंट्रीज अप्रोक्स फॉर वन रिएक्टर्स। ओके, तो समझो अकाउंट फॉर द अबाउट 16% ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। 16 टू 20, आज ये 2003 की फिगर है, वैसे आज के दिन पे अराउंड 20% जितनी 20-22% जितनी एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एक समझो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जैसा था। ओके, ये सबसे पहले चीप, समझो चीप एंड abundant पावर इज एसेंशियल टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, कि आज के जमाने को, आज के वर्ल्ड को समझो सस्ता और समझो कि बहुत ही इजीली अवेलेबिलिटी जो है वो पावर की जरूरत है। ओके, द एनर्जी नीड्स ऑफ द अकाउंट the energy needs of a country cannot be meet from the single energy source. Okay, कि आज समझो कि देश में इतना समझो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सब कुछ है बराबर, कि इतनी एनर्जी हम लोग पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि जिसके कारण ओके कि एक रिसोर्स के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। समझो कि जैसे समझो पावर जनरेशन के कितने सोर्सेज है, समझो गैस पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, फिर जो हम लोग समझो कि अभी बोले तो आईसी इंजन, जो इंजन वाला पावर प्लांट है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट है, और अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये बहुत सारी जगह से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक ही सोर्स पे हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। ओके, और दूसरा की समझो कि the resources and supply of the fossil fuel like coal, oil, gas are fast depleting. Okay, कि ये जो रिसोर्स, हम हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है, समझो ट्रेडिशनल मेथड मीन्स की जो पावर जनरेशन करने की, लाइक समझो कि मैं आपको बोलूँ कि हम लोग कोल जो है हमारा, ठीक है, वो समझो कुछ टाइम में खत्म हो जाने वाला है। कोल है, हमारे गैसेस है, वो सब कुछ खत्म हो जाने वाले हैं। ओके, और वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो समझो कि the nuclear power plant is one of the promising source which can supply the further energy demands. Okay, फ्यूचर में जो एनर्जी डिमांड है उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट ही ऐसा है कि जिसके कारण हम लोग समझो कि फ्यूचर में एनर्जी सप्लाई के सामने समझो हम लोग टिक पाएंगे। ओके, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द 1 kg ऑफ यूरेनियम इज इक्विवेलेंट टू समझो कि 4500 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल और 1700 टन्स ऑफ ऑयल। ओके, तो देखो यहाँ पे हमको क्लियरली एक समझो कि 1 kg यूरेनियम, अगर हम लोग 1 kg यूरेनियम, ओके ओके, हम लोग यूज करें, उसके सामने अगर हमको कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो हम लोगों को 45 ओके 4500 टन्स, यानी समझो 1 टन यानी 1000 किलो, यानी 4500 टन यानी बहुत सारा कॉल, समझो बराबर। 100 टन 4500 टन जितनी हाई ग्रेड कोल यानी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कॉल की जरूरत पड़ेगी, उसके सामने उतनी ही एनर्जी 1 kg यूरेनियम हमको दे देगा। ठीक है, और समझो अराउंड 1700 टन ऑफ ऑयल, यानी बहुत सारा ऑयल अगर हम लोग बर्न करेंगे तब जाके हमको ये इतनी एनर्जी मिलेगी। ओके, तो समझो it is essential that the world reserve the uranium and thorium which is used as a fuel in nuclear power plant. Okay, around 25 million tons and around
1 million tons respectively. Okay. Okay. So it is estimated that the world's reserves of uranium and thorium, which is used as a fuel in nuclear power plant, is around 25 million tons and 1 million tons respectively. Okay. तो समझो इतना सारा हमारे पास समझो पूरी दुनिया में जो यूरेनियम का और थोरियम का हमारे पास समझो रिजर्व पड़ा हुआ है, एक जत्था है समझो, बराबर। India is having a vast reserves of thorium but limited reserves of uranium. Okay, तो इंडिया के पास बहुत सारा थोरियम का एक समझो कि रिजर्व sources है ऐसा. Okay, for the larger capacity power plant, the unit cost of power generation by the nuclear power plant is now comparable to unit cost of coal fire plant. Okay, तो समझो कि अभी समझो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी का अगर समझो हम लोग प्लांट अगर सोच रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कोल पावर प्लांट के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं. ओके, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड टू हीट वाटर टू जनरेट स्टीम व्हिच यूज्ड टू फॉर रनिंग टर्बोचार्जर्स. ओके, तो समझो कि अभी ये हम लोग पूरा का पूरा कैसे हीट रिजर्व समझो हीट प्रोड्यूस होती है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में. ओके, ओके, तो समझो कि इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें समझो कि गैस एमिशन नहीं हो रहा है. ओके, नो एयर पॉल्यूटेंट्स, बराबर, CO, SO2, NO, HG जैसे ये समझो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अगर कोई भी समझो कि हम लोग कोई भी ऐसे गैसेस प्रोड्यूस नहीं हो रहे. ओके, लो रिस्क वर्क रिलेटेड इंजरी. ओके, एफिशिएंसी समझो कि यहाँ पे जो समझो कि जो पूरे के पूरे पावर प्लांट है, बराबर, उसमें वर्क रिलेटेड कोई इंजरी नहीं होती है. ठीक है, एफिशिएंसी पर कैपिटल कैपिटा फ्यूल यूनिट इज वेरी हाई. ओके, तो यहाँ पे समझो कि डेवलप्ड कंट्रीज आर शिफ्टिंग टू न्यूक्लियर पावर प्लांट. जो भी डेवलप्ड कंट्री है वहां पे समझो कि पावर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट हो रहा है. यहाँ पे जो रेड ड्रॉप्स में यहाँ पे रेड पॉइंट जो दिख रहा है वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अलग अलग जगह पे है ऑलरेडी. ठीक है, तो समझो कितने वर्ल्ड्स पावर जनरेशन इन गीगावाट. ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि भी कौन सी कंट्री जो है वो कितना कितना गीगावाट में पावर जनरेट कर रही है. ये समझो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन है. और इतने पावर प्लांट जो इन इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन जो है इंडिया में कितना पावर प्रोडक्शन हो रहा है. ओके, ओके, और यूरेनियम माइनिंग इन द वर्ल्ड में यूरेनियम माइनिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है. ओके, ओके, तो एक बेसिक ये जानने जैसा था इसलिए मैंने ये रखा. ओके, अभी देखो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस ओवर कॉल. ओके, कि कोल यानी समझो कॉल के सामने कितने इसके बेनिफिट्स है उसके बारे में. ओके, तो 1 ग्राम ऑफ फिशनेबल यूरेनियम कैन प्रोड्यूस अ मिलियन टाइम्स मोर हीट देन द 1 ग्राम ऑफ कॉल. ओके, कि समझो कि 1 ग्राम जो हमारा यूरेनियम है, ओके, जो फिजन जिसका हो सकता है ऐसा, ठीक है, तो उसके सामने समझो कि मिलियन टाइम्स यानी बहुत हजारों टाइम्स समझो कि वो 1 ग्राम कॉल से ज्यादा पावर जनरेट करता है. यानी बहुत सारा कॉल अगर होगा तब वो 1 ग्राम यूरेनियम को वो बीट कर पाएगा. ठीक है, फॉर द 400 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली 20 kg ऑफ यूरेनियम फ्यूल इज रिक्वायर्ड पर डे. ओके, अगर हमारे पास 400 मेगावाट कैपेसिटी का समझो ये प्लांट है, समझो कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, तो उसके लिए ओनली 20 kg हर रोज 20 kg ऑफ यूरेनियम की जरूरत पड़ती इन कंपेरिजन ऑफ अ कॉल बर्निंग थर्मल पावर स्टेशन ऑफ द सेम कैपेसिटी. ओके, अराउंड अराउंड 400 टन्स ऑफ कोल डेली. ओके, तो हमको हर रोज अगर समझो कि 400 मेगावाट कैपेसिटी वाला प्लांट हम अगर यूज कर रहे हैं तो हमको 20 kg ऑफ यूरेनियम की ही सिर्फ जरूरत पड़ेगी. उसके सामने 4000 टन ऑफ कॉल डेली, हमको 4000 टन कॉल की जरूरत पड़ेगी उसके सामने. तो बहुत सारा कॉल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. ओके,
तो अभी समझो उसके कुछ डिसएडवांटेज, अभी हम लोग ये पावर प्लांट के हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस ओके डिस्कस करते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट इज स्टिल एन अनरिजॉल्व. ओके, तो सर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ओके उसमें क्या हो रहा है कि उसमें जो प्रोसेस हो रही है ओके, तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है जैसे जो कि जो कुछ रेज है, रेडियो एक्टिव रेज वो समझो कि डेवलप होते हैं कि जिसका समझो कि जो जिसका जो वेस्ट जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने का प्रॉब्लम है. ओके, देन हाई रिस्क. ओके, हाई रिस्क यानी समझो कि ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो हाई रिस्क की है, समझो बराबर, कि अगर समझो कुछ भी हो गया तो यही समझो अगर इसमें समझो कि कुछ भी ब्लास्ट हो गया, कुछ भी समझो कि जो रेज है वो बाहर निकल गए, वो एटमॉस्फेयर में चले गए, तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन लाइफ एज वेल एज एनिमल लाइफ. ओके, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एज वेल एज न्यूक्लियर वेस्ट कुड बी प्रेफर टारगेट फॉर द टेररिस्ट अटैक. ओके, तो ये समझो कि अगर समझो कोई भी, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, अगर टेररिस्ट अटैक हो रहा है ठीक है, तो वो अगर समझो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर दे ठीक है, तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो उसके कारण ये होगा कि जो ऑटोमेटिकली वो समझो न्यूक्लियर वो एज अ समझो कि वो बॉम्ब की तरह रिएक्ट करेगा ठीक है, तो वो पूरे कंट्री को वैसे ही खत्म कर देगा ठीक है. radioactive waste is produced can be used for the प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ओके, तो रेडियोएक्टिव जो समझो कि जो वेस्ट कलेक्ट जो होता है ओके, जो वेस्ट जो होता है उसको हम लोग अच्छी तरह से डिस्पोजल ना करें, तो उसका जो वेस्ट है अगर किसी के हाथ में आ गया है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरह वो उसको यूज कर सकते हैं. ओके ओके, तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए. ओके, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ठीक है, तो हम लोगों ने समझो कि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में पढ़ा था पहले. ओके, एटम एटम कैसे समझो कि उसके एटम के स्ट्रक्चर कैसे होता है ठीक है. तो एक मैं हाइड्रोजन एटम लेता हूँ, समझो यहाँ पे मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये हमारा एटम है ठीक है, ये हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन. ओके, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर क्या है, ओके ओके 1. तो समझो जो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. ओके, तो उसमें क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है. ऐसे हम लोगों ने वैसे पढ़ा था. ओके, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द एटम. ओके, कि जो केमिकल पार्ट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो समझो केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट समझो कि वो भाग लेता है ठीक है, तो वो उसको हम लोग एटम बोलते हैं. ओके, एंड एटम कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट. ओके, तो ये मैंने ऑर्बिट आपको दिखाई कि भी इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करता है बट ठीक है. तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, न्यूक्लियस जो है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है. ओके, तो ये एक समझो बेसिक है वैसे. ओके, हीलियम में क्या होता है कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होता है ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन है, हीलियम है. ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है. ओके, और मास नंबर क्या है, 4. ओके, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 हीलियम 4. ओके, तो ऐसे ये हमारा हीलियम का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है. ओके, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. ओके, और इलेक्ट्रॉन ये हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिट में. ओके, तो ये सब चीजें. ओके, तो हम लोगों ने समझो कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जैसा था, वो मैंने कर लिया. ओके, thus the mass of atom is concrete concentrated in the nucleus. The number of proton is called atomic number of the element. Okay, अगर प्रोटॉन जितने हैं समझो सिस्टम में, उसको हम लोग उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं. ओके, द नंबर ऑफ मास समझो द मास नंबर इज गिवन बाय द सम ऑफ द नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पे मास नंबर क्या है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर क्या है, कितने हैं, 4. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 हीलियम 4. ओके, तो इसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं. ठीक है, अभी समझो कि आइसोटॉप्स के बारे में बात करें थोड़ा सा बराबर.
तो एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ओके, बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप, ओके। तो समझो कि कोई कुछ ऐसा, समझो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर है, उसको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोटॉप्स है क्या, ओके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो द एलिमेंट हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, ओके। लाइक समझो कि आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटॉप्स कौन सा है, 92 यूरेनियम 234, ओके। यूरेनियम यानी यूरेनियम के आइसोटॉप्स क्या है, 92, ओके, यूरेनियम 234, ओके, ओके। और दूसरा एक आइसोटॉप्स है, वो है 92 यूरेनियम 235 एंड समझो 92 यूरेनियम 238, ओके। तो ऐसे आइसोटॉप्स है, ओके। एंड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इज 1 हाइड्रोजन 1, ओके। देन उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम 1, ऐसे ही 1 हाइड्रोजन 2, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, एंड 1 हाइड्रोजन 3 ट्रिटेरियम, ओके। तो ये आइसोटॉप्स है, ओके। तो समझो सबसे अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, ओके। तो न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। So what is nuclear fusion? So nuclear fusion is the process which two lighter nuclear are combined of the fused together to form a heavier and stable nuclear, okay। तो इसको हम लोग in short बोलते हैं, the fusion can be induced by the several methods, okay, including bombarding the nucleus of the fossil atoms with a free neutron moving, okay, at the right speed, okay। तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस बराबर विच टू लाइटर न्यूक्लियाई आर कंबाइंड ऑफ फ्यूज्ड, ओके। इसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ओके। यहाँ पे जो फिगर हमको दिख रही है वो है न्यूक्लियर फिशन की, ओके। तो समझो कि इसका एकदम रिवर्स, समझो यहाँ पे दो न्यूक्लियर है, वो समझो हम इसका हम लोग एकदम रिवर्स सोचे यहाँ पे बराबर। तो दो न्यूक्लियर यहाँ पे है, दो छोटे न्यूक्लियर है, उसको उसको समझो कि दो छोटे न्यूक्लियर कंबाइन होके वो बड़ा न्यूक्लियर बनाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिशन, ओके। अभी बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन के बारे में। देखो हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो न्यूक्लियर फ्यूजन था वैसे, ओके। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, दो छोटे, यहाँ पे पूरा पूरा समझो कि ये जो फिगर है वो यहाँ पे ऐसा है कि बड़ा न्यूक्लियर है वो दो छोटे न्यूक्लियस को बनाता है, ठीक है। पर न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि ओके न्यूक्लियर ओके न्यूक्लियर फिशन के बारे में भी बात करते हैं हम लोग, ओके। न्यूक्लियर फिशन क्या है, okay, in a physics fission is a nuclear process. It occurs in it the nucleus of the atom. Fissions occur when the nucleus splits into two or more smaller nuclei plus some by the products, okay। तो क्या होता है, when the unstable nucleus is bombarded, okay। अगर समझो कि मैं इसको आपको फिगर में दिखाऊं, ओके। तो समझो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिशन के बारे में। व्हेन द अनस्टेबल न्यूक्लियस इज बॉम्बार्ड विद द हाई एनर्जी न्यूट्रॉन इज स्प्लिट इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ द ऑलमोस्ट इक्वल मास, ओके। तो यहाँ पे क्या है, समझो कि यहाँ पे समझो कि एक हाई एनर्जी जो समझो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग समझो उसको ब्लास्ट किया जाए, ठीक है। तो विथ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स इज स्प्लिट इनटू टू। तो यहाँ पे देखो दो
अलग अलग समझो कि उसको वो दो एटम्स में क्रिएट होते हैं, ओके, और दो न्यूट्रॉन्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग फिशन बोलते हैं, ठीक है, कि और वो ऑलमोस्ट सेम मास, ओके। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ न्यूक्लियर फिशन, ओके। दिस प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय द रेडियो एक्टिव एमिशंस, ओके। तो रेडियो एक्टिव एमिशंस के थ्रू ये प्रोसेस होती है, ओके, और अल्फा बीटा और गामा रेज एंड न्यूट्रॉन्स इसमें से क्रिएट होते हैं, ओके। और देन क्या होता है कि दो अगर न्यूट्रॉन दो पार्ट में समझो कि फ्यूजन, यहाँ पे जो समझो कि यहाँ पे फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन में क्या होता है कि भाई उसको बॉम्बार्ड किया जाता है, ओके। देन उसमें से हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स स्प्लिट होते हैं, दो अलग अलग होते हैं, ठीक है, दो न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, ओके। तो समझो कि दिस प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय द रेडियो एक्टिव एमिशंस, तो रेडियो एक्टिव एमिशंस के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ओके। और अल्फा बीटा और गामा रेस रेस प्रोड्यूस होते हैं, देन समझो उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं दो, ओके। The process of fission is always accomplished by the ejection of two or more neutrons and liberation of large amount of energy, okay। तो समझो कि क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, उसमें से बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी को यूज करके हम लोग पावर प्लांट को रन करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया वो है हमारा फ्यूजन, समझो कि फिशन प्रोसेस, ओके। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, ओके। ये जो यहाँ पे दिख रहा है बराबर, तो क्या होता है यहाँ पे कि यूरेनियम हैज सेवरल आइसोटॉप्स, ओके, सच एज हम लोगों ने डिस्कस किया यूरेनियम 235, ओके, यूरेनियम 234, 238 ऑफ दोस, ओके। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन सा है? यूरेन समझो यूरेनियम 235 इज अ मोस्ट, सॉरी, सबसे अनस्टेबल कौन सा है? यूरेनियम 235 इज अ मोस्ट अनस्टेबल एंड इज इजी फिजनेबल, ओके। तो ये सबसे फिजनेबल है, ओके। हेंस द यूज एज अ फ्यूल इज न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके। तो ये यूरेनियम 235 को हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं, किसमें? जो हमारा रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है जो है हमारा, उसमें हम लोग एज अ फ्यूल उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अनस्टेबल है, ओके। अनस्टेबल मीन्स के समझो वो जल्दी स्प्लिट हो, फटाफट वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में एक दिख रहा है कि यूरेनियम एक 235 है, 92 यूरेनियम 235 बराबर, उसमें उसके ऊपर समझो कि बॉम्बार्डिंग करके उसको समझो बॉम्बार्ड किया जाता है, उसको समझो कि दो पार्ट में उस यहाँ पे देखो कन्वर्ट हो रहा है, दो अलग अलग समझो कि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही समझो ये दो जो है उसको चार में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है उसको हम लोग चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, कि अलग अलग दो में से चार, चार में से आठ, आठ में से 16, ओके। एज पर रिक्वायरमेंट उसको समझो कि रिएक्शन उसको हम लोग बोलते हैं, एज पर उसको स्प्लिट किया जाता है, और उसमें से बहुत सारी एनर्जी, जो पूरी की पूरी जो सिस्टम है उसमें से जो एनर्जी यहाँ पे चेन रिएक्शन में से मिलती है, ठीक है। तो इस वो एनर्जी को हम लोग यहाँ पे पावर प्लांट को रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं, ओके। दिस अनस्टेबल एंड स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल फ्रेगमेंट्स ऑफ द krypton, barium, and also release around 2.5 fast neutron with the velocity of 1.5 into 10 raised to 7 meter per second, okay। तो इतनी सारी वेलोसिटी वाले जो समझो कि न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, ओके। तो अभी समझो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रिएक्शन के बारे में, ओके। आज के लिए इतना, थैंक यू फ्रेंड्स।